तो ये क्या हो रहा है, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टाइम, छोटे से टाइम जोन में कितना टॉपिक कवर कर सकते हैं, रिकैप। फिर हम लोग मूव करेंगे पूरा ईयर का, जो कम से कम एक एक चैप्टर पे हजार क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू, तो हम लोग वो सारा एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास क्या है, बेसिकली दोबारा से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को रिकैप कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया कब था? 1 सितंबर 1872 में, और पूरे भारत में एप्लीकेबल है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल होता था, वो आर्टिकल 370 के। अभी आपको एग्जाम में आएगा कि कब आया था, कब केम इनटू फोर्स कब था? 1 सितंबर 1872। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? पूरे भारत में। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है, ये चैप्टर का नाम ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में आप एक नॉर्मल भाषा में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को एक जैसा यूज करते हैं शब्द को, लेकिन दोनों में फर्क है। तो वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट का मतलब क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आप इस पूरे डेफिनेशन से ये समझ में आया कसम वादा है तो वो एग्रीमेंट है। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट का अगर डेफिनेशन आप पढ़े तो लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलने का मतलब है जिस एग्रीमेंट को, मतलब एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ईच अदर। और उस प्रॉमिस को अगर आप इन्फोर्स करा सकते हैं, इन्फोर्स मतलब लागू करा पाना, मतलब अगर कोई भी पार्टी पलटी मारे तो आप कानून द्वारा उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हम तुमको पढ़ाने का बात की एक सर्टेन फी में, बाद में हम पलटी कर रहे हैं तो आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल करा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को, यस और नो? तो जिस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करा सकते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं है। यानी इन्फोर्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप फॉर्मूला में क्या पढ़ लिए? एग्रीमेंट एग्जाम में एमसीक्यू में होगा। एग्रीमेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर प्लस उसका स्वीकारण। समझ गए बच्चों? हाँ या ना? हो गया क्या? अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या फॉर्मूला हुआ? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी होना जरूरी है। और किसी भी एग्रीमेंट में जो ऑब्लिगेशन होता है, दायित्व होता है पार्टी का, वो दो तरह का होता है, लीगल ऑब्लिगेशन एंड सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताए थे कि तुम्हारे पापा वादा किए कि टॉप कर दो, तुमको हम गाड़ी खरीद के देंगे। ठीक है, और तुम लोग दिन रात मेहनत करके टॉप कर दिया, गाड़ी खरीदने का बजाय पापा आपको क्या बोला? अपने लिए पढ़ा कि मेरे लिए? भाग यहाँ से, भगा दिए। अब आप चाह रहे कोर्ट में केस करके पापा से गाड़ी रिकवर करना, कर पाएंगे? ठीक है, पापा आपको गाड़ी दी है लेकिन वो खींच के छोड़ने वाला, छोटा वाला, ले मेरा वादा पूरा हो गया, और आपको गुस्सा आ रहा है। फ्रॉड आदमी, गाड़ी देने का बात किए तो छोटा सा गाड़ी दे दिए। समझ गए? आप इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते, वो क्या है? सोशल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना? घुमाने ले चलेंगे, आपके मम्मी से वादा किए थे और नहीं लेके गए, बोल दिए मायके छोड़ा है जाइए। अब मम्मी केस करना चाहती है कि हमको शिमला और जम्मू कश्मीर जाना था, कश्मीर के लिए रेडी हो गए पापा, शायद मार दे गोली। ये सब नहीं, गलत बात है। आप क्या सीखे? ऑब्लिगेशन अगर सोशल है तो सिर्फ क्या है? एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लीगल ऑब्लिगेशन है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आप इसमें क्या पढ़ लिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? अरे भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी है, यस और नो? लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं। अब देखो, इन्फोर्सिबिलिटी शब्द आप सुन लिए, तो इन्फोर्सिबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग इसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या होना चाहिए? तो सेक्शन 10 में बोला है क्या क्या होना चाहिए। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब ये अलग से यूनिट है, ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है। प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यस और नो? क्या होता है प्रॉपर? ये पूरा हम लोग रूल में पढ़ेंगे जब ऑफर में मूव कर जाएंगे। तो कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो ऑफर होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए। हाँ या ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दास बाबू तेल के व्यापारी है, सरसों का तेल बेचते हैं, राइस ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जितना तरह का तेल ये बेचते हैं। अब उसी में मिश्रा जी गए हैं, मिश्रा जी का ब्याह है, गए हैं वहां पे, बोल रहे हैं हमको 100 लीटर तेल बेच दीजिए। ठीक है ना? अब जो दास बाबू है किरासन तेल बेच दिया, ले बाराती को फूंक देना। अब
मिश्रा इसी पे गुस्सा हो गया, बोल रहा है भाई ये क्या है, हम तुमसे 100 लीटर, जज साहब देखिए कोर्ट में चला गया मैटर, जज साहब हम इसको 100 लीटर तेल बोले थे कि राशन का तेल भेज दिया, बोलिए पूरी हम की राशन के तेल में छानेंगे। अब दास बोल रहा अपना पक्ष रख रहा है, अरे जज साहब ही बोला ही नहीं था कौन सा तेल चाहिए। तो देख रहे यहां पर क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर ही गलत था ना, तो ये इन्फोर्सेबिलिटी हो पाएगा। ये छोटा सा ऐसे एग्जांपल दिया, आप जब टॉपिक में मूव करेंगे वापस वहां सुनेंगे। तो आप ये समझे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पहला सीढ़ी क्या है, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा उनसे दोनों पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा वो लीगल रिलेशनशिप होगा। सोशल रिलेशनशिप, सोशल इन्विटेशन, इवन एक्सेप्टेड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। समझ गए? आप मेरे को अपने बर्थडे पार्टी शादी में बुलाए, पूछे आएंगे, हाँ आएंगे सर, माँ कसम बोलिए आएंगे, हाँ माँ कसम आएंगे, नहीं आए, आप क्या केस कर देंगे मेरे ऊपर कि बर्थडे में आना ही होगा, सर के लिए व्यवस्था किए थे अलग से? समझ गए? नहीं आप कर सकते। फिर हम लोग पढ़े, क्या पढ़ लिए कि प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन जो होगा वो लॉफुल होना चाहिए। लॉ में कंसिडरेशन शब्द का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, हैविंग सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दास को पढ़ा रहे हैं, दास बदले में हमको गांजा सप्लाई करेगा। अब हम पढ़ा दिए चरस गांजा ये सप्लाई नहीं कर रहा है, हम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? कंसिडरेशन तो है लेकिन लीगल नहीं है। अरे कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। देखो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका कुछ एक्सेप्शन होता है, मतलब कुछ विशेष परिस्थिति ऐसा होता है जिसमें अगर आपका कंसिडरेशन नहीं भी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, हम लोग पढ़ेंगे। देखो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, मतलब उचित तो जरूरी नहीं है। अगर कंसेंट आपका फ्री है तब ये देखने का दरकार नहीं है। फिर से सुनो, देखो लॉ ये बोलता है कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है ना? उचित है कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क तब तक नहीं है जब तक कि आप अपने इच्छा से दिए हैं, ठीक है ना? 50 करोड़ का जमीन है, 5 करोड़ में दे दिया, अगर ये अपना सहमति से दिया है, कंसिडरेशन है ना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उचित नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सुन लिए क्या बच्चों? कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न पढ़ेंगे। कंसेंट जो होगा भी होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वो फ्री होना चाहिए। फ्री हेयर मींस मुक्त, मुफ्त नहीं, मुक्त। किन चीजों से मुक्त होना चाहिए? कर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरी। मतलब अगर किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया है तो उसका कंसेंट क्या है? फ्री नहीं है, और इस परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड नहीं होगा। तो कंसेंट मस्ट बी फ्री होना चाहिए, मतलब अग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, वो सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री हो रहा है। अगर आप किसी को बंजर जमीन उपजाऊ बोल के बेच दिए तो अग्री अपॉन सेम थिंग सेम सेंस नहीं है, ठीक है? ये कर्सन क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, आगे हम लोग समझेंगे। देखो थोड़ा सा बता दे रहे, जैसे मान ले दास को हम चाकू दिखा के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि जमीन बेच दे भाई, सर इसमें मेरे दादा परदादा के यादें हैं, यहीं कहीं गड़े होंगे दादा, कैसे दे दे आपको? उस समय वो लुंगी पहन के, धोती पहन के, मेहनत करके, मजदूरी करके जमीन बनाए, मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, नहीं देंगे, नहीं दिया। जैसे ही गन निकाल के रखे, अरे सर इमोशन तो, दादा चले गए इमोशन भी चला गया, आप ही को देंगे। तो ये जो डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ये क्या हो जाएगा? कर्सन। और अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है? क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टी के बीच में, तो वो अपने इमेज का फायदा उठाता है। अब दास के पास हम गए, अब जानते हैं दास खुद ही गुंडा है, तो हम इसके पास मेलोड्रामा कर रहे हैं कि दास हम तुम्हारे गुरुजी हैं, हमको जमीन नहीं दोगे? रोके एक क्लब या अंगूठा दे दिया था, तुम जमीन नहीं दे सकता? इमोशनल हो गया ये। हाँ सर सही बोले, कितना पापी है हम, करोड़ों का जमीन आपके नाम दे दिया हमको। सुबह जब नींद खुला इसका, जब वाइफ से इसको 2 लाठी पड़ा है, ये क्या कर दिए आप, तब इसका दिमाग खुला, अरे मेरे साथ तो अंडर इन्फ्लुएंस हो गया। समझ गया क्या? फ्रॉड तो जान ही रहे, मिस रिप्रेजेंटेशन भी। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फ्रॉड इंटेंशनली होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली नहीं है। फ्रॉड मतलब आप जानबूझ के ठग रहे हैं ना, और इसमें ठगा गया, इरादा तो नहीं था, ठग लिए। पढ़ेंगे हम लोग, सुन लिए है ना? फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉफुल होना चाहिए, और कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है उसको वॉइड। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसको स्पेशली डिक्लेयर किया गया है वॉइड। देख लीजिए क्या क्या है।
सेक्शन 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये स्पेशली डिक्लेयर एज वॉइड है। क्या क्या है? मैरिज को रोकने का, ट्रेड को, लीगल प्रोसीडिंग को, या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अनसर्टेन मीनिंग है, और वेगरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ये अलग से पूरा टॉपिक है, ये पूछता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है ये। तो ये सब जब भी नाम देखेंगे तो आप क्या मारेंगे? वॉइड, यस और नो। फिर कैपेसिटी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कैपेबल होना चाहिए। तो कौन होता है कैपेबल? एवरी पर्सन इज कैपेबल, सभी कोई कैपेबल है एक्सेप्ट माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। तो उसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो मेजर होगा, साउंड माइंड होगा, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये अलग से पूरा टॉपिक है। मेजर मतलब 18 प्लस 18 हो गया। अनसाउंड माइंड क्या होता है? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है? टॉपिक में आगे मूव करेंगे, बता देंगे। सुन ली सभी को, सुनिए एक बार रिकैप जल्दी से पढ़ते हैं। ये एक्ट आया कब था? 1 सितंबर 1872 में, पूरे भारत में एप्लीकेबल है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट किसमें है? 2E में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मूला क्या था? एग्रीमेंट इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? एन एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन क्या है? 2H। ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला क्या था? कॉन्ट्रैक्ट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। व्हाट इज इन्फोर्सिबिलिटी? सेक्शन 10 में बोला हुआ है, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद फ्री कंसेंट मतलब नॉट कॉज बाय कर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या था? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड होना चाहिए। कुछ नामे हैं सेक्शन 26, 7, 8, 9 एंड 30 में। फिर हम लोग पढ़े कि कैपेसिटी मतलब वो बंदा कैपेबल होना है। कैपेबल कौन होता है? एवरी पर्सन, अगर माइनर को छोड़ के, अनसाउंड को छोड़ के, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ छोड़ के। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड होगा, या तो वैलिड होगा, या तो वॉइडेबल होगा। सुन लिए क्या? वॉइड, वैलिड, या तो आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2G। वैलिड मतलब जो सारा इसेंशियल एलिमेंट पूरा कर रहा है। आप अभी ऊपर पढ़े ना, ऊपर जस्ट पढ़े कि इसेंशियल एलिमेंट क्या है? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, सब था ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट, ये सारी बातें पूर्ण करती है तो वो क्या हो जाएगी? वैलिड। देखो, मींस एन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एज लीड डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस और नो। अब आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। दो बार वॉइड शब्द का मतलब होता है दोनों ही पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकता। ना आप जा पाएंगे ना हम जा पाएंगे, कानून का दरवाजा हमारे लिए नहीं है, तो यानी वो वैलिड नहीं है। तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइड। अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट डिफरेंस क्या है? देख, एग्रीमेंट उसको बोलते हैं जो सिर्फ प्रॉमिस है, अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ गया तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस और नो। तो एक बात समझिए, वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? पहले दिन से ही वो वॉइड है, पहले दिन से ही वो, यानी पहले दिन से ही उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। मींस वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। यस और नो बच्चों। जैसे कि सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30 ये सब क्या है? एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। क्या अगर ये क्या है? वो एग्रीमेंट है जिसको लॉ वॉइड बोल के रखा है, तो आप इसमें इन्फोर्सिबिलिटी होगा ही नहीं। और वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी तो ठीक है, आगे जाके इसमें इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाए तब वो क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके। तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेज टू बी, सीज है, सीज टू बी इन्फोर्सिबल मतलब रोक दिया जाए, बिकम वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको रोक दिया जाए इन्फोर्स होने से तो वॉइड हो जाता है। कब वॉइड हो जाता है? जब उसे रोक दिया जाए इन्फोर्सिबल, व्हेन इट सीज टू बी। समझ गए? बोल रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको रोक दिया जाएगा इन्फोर्सिबल होने से, वो वॉइड हो जाता है जब उसे रोका जाए। मतलब बोथ द पार्टी कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सडन इम्पॉसिबिलिटी, चेंज इन लॉ हो गया। ठीक है ना। सडन इम्पॉसिबिलिटी मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट ये मर गया, ले क्या बोल गया हो। अब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, वही उसी के द्वारा परफॉर्म हो सकता था, तब वो क्या हो गया? आप इन्फोर्स करा सकते हैं। उठ भाई उठ, तेरा बॉडी मर गया है मान लीजिए, आप हिला रहे हो, उठिए उठिए, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल था।
सीख गए क्या? तो ये समझ गए। देखो इल्लीगल एग्रीमेंट, अरे इल्लीगल एग्रीमेंट है तो वॉइड एग्रीमेंट है, यस और नो, क्योंकि उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। अब देखो सारा इल्लीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन क्या हर वॉइड एग्रीमेंट इल्लीगल होगा क्या? नहीं। जैसे एग्जांपल था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हम कोई गाड़ी बेच रहे, जैसे मेरे पास दो गाड़ी है, ठीक है ना, एक स्विफ्ट है और एक थार है। हम क्लासेस आते हैं तो आमतौर पे थार से आते हैं, भौकाल बनाना पड़ता है बच्चों के सामने, तभी फीस अच्छा मिलता है। रिक्शा से आएंगे फीस कम हो जाएगा सर, निगोशिएट कर लेगा सब। तो मान लो मेरे पास दो गाड़ी है और बहन जी को हम ऑफर दिए 3 लाख में मेरा गाड़ी खरीदेगी। अब ये सोच रही है सर थार 3 लाख में बेच रहे, और हम बेच क्या रहे? स्विफ्ट। अब जब हम इसको चाबी दिए तो ये अड़ गई, सर थार का बात हुआ था। हमने नहीं स्विफ्ट का बात हुआ, बताओ कौन सही है इसमें? ये ऑफर ही क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो ये वर्ड फ्रॉम वेरी बिगनिंग है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, समझ गए? तो ये इलीगल थोड़ी है। तो हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है। इजी था ये बात। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्री कंसेंट वाला जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड है। कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो दुखित पार्टी अगर आवाज उठाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। ठीक है ना? देखो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होगा एक और एक से अधिक दूसरा पक्ष का बात हो रहा है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। दूसरा पक्ष आएगा कि वो नहीं हो, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। एग्रीमेंट कॉज बाय कर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब किसका एग्जांपल है? वॉइड का। अब देखो कुछ टाइप्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैसिट, क्वासिट, ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी जो अभी पढ़े, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनइन्फोर्सेबल, इलीगल, ठीक है? अब देखो ना, एक्सप्रेस मतलब जो रिटर्न हो, लिख के या बोल के। इम्प्लाइड मीन्स जो बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी हो, बस वाला एग्जांपल दिए थे, ठीक है ना? टैसिट एटीएम का एग्जांपल है कि एटीएम मशीन से आप जो पैसा निकाल ले रहे हैं, ठीक है? जब एटीएम मशीन में जाते हैं पैसा निकालने वाला एग्जांपल याद है, ठीक है? एक्सप्रेस मतलब लिख के या बोल के हो, इम्प्लाइड लिख के बोल के नहीं होता है, वो क्या होता है? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी होता है, ठीक है? बस वाला बस चला रहा है, आप उस पर चढ़ गए तो क्या हुआ? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपना कार्य करके ऑफर दे रहा था, आप भी एक्सेप्ट कर ली उसी तरह, यस और नो? और क्वासी में क्या था? जब एक पार्टी के मिस्टेक से दूसरे को अनफेयर एडवांटेज मिल जाए तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला था ना। हम लोग लास्ट में टॉपिक है मूव करेंगे, वहां पढ़ लेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना? याद आ रहा है? देख लीजिए, मैट में जाइए, जल्दी देखिए। तो आगे अब हम लोग मूव कर रहे हैं। ये समझ लिए थे क्या? एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टी परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटरी परफॉर्म करना फ्यूचर में, और बायलैटरल में क्या था? एक परफॉर्म कर दिया, एक को करना है, यूनिलैटरल में दोनों को करना है। ऐसे था, एग्जाम में पूछेगा। तो हम लोग ये भी पढ़ लिए टाइप्स ऑफ। अब हम लोग आ रहे हैं बाकी टॉपिक में, ऑफर। ऑफर नेक्स्ट पेज में हम लोग मतलब नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर चुके हैं। ऑफर क्या होता है? ऑफर का डेफिनेशन बहुत ही इजी है, सेक्शन 2A में बताया हुआ है। ऑफर मींस क्या? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक बंदा व्यक्त करेगा अपना इच्छा दूसरे को, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करना चाहते हैं या कुछ करने से परहेज करना चाहते हैं, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, इस सोच के साथ कि उनका सहमति मिल जाएगा, तो वो एक्ट और वो एब्सेंसेस को ही, मतलब वो क्रिया, वो कार्य या उस परहेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर या प्रपोजल। एग्जाम में पूछेगा कि ऑफरर कौन होता है या प्रोमिजर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, या देखो डबल ई जहां लगेगा वो पाने वाला होता है, लास्ट में ओ आर जो लगेगा वो देने वाला होता है। ऑफरर है, ओ आर है, तो वो देने वाला है, ऑफर जो दे रहा है, हु इज मेकिंग द ऑफर, द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज ऑफरर या प्रोमिजर, और द पर्सन फॉर हुम इट इज मेड या इंटेंडेड या एड्रेस्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी या प्रोमिजी। समझ गए क्या? और देखो एक्सेप्टर यहां हम जानबूझ के अलग से लिखे हुए हैं, एक्सेप्टर और एक्सेप्टी का बात, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो देगा, जो एक्सेप्टेंस देगा वो एक्सेप्टर होगा और जिसको दिया जा रहा है वो एक्सेप्टी होगा। तो देखो ऑफरर ही एक्सेप्टी होगा,
इसमें OR लग रहा है, इसमें EE लग रहा है, वो अलग चीज है, वो एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग ऑफर पढ़ लिए। ऑफर क्या होता है? ठीक है, द पर्सन मेकिंग द ऑफर उसको क्या बोलेंगे, और तो टू फॉर हुम इट इज मेड उसको क्या बोलेंगे, वो भी हो गया। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, ऑफर का क्या रूल है? ऑफर मस्ट बी डेफिनेट और सर्टेन एंड डेफिनेट, मतलब कि क्या ऑफर है वो आपका डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। जी आइए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। क्या है रूल्स? ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, मतलब अगर आप किसी को ऑफर दे रहे तो वो ये पहले ही क्वेश्चन में हम लोग समझे कि रूल मैंने ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। आप क्या दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होना, जैसे वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल में लिए कि वो क्लियर नहीं था कि आप क्या बेच रहे, तेल वाले एग्जाम्पल में लिए। फिर दोनों पार्टी के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ, आप भाई किसी और को ऑफर देंगे तो थोड़ी चलेगा, जिसको दे रहे वही ना एक्सेप्ट करेगा, तो जिससे एक्सेप्ट करवाना है उसी को ना ऑफर देंगे, या उसके ऑथराइज एजेंट को। देखो ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफर मतलब होता है जब आप स्पेसिफाइड स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं या क्लासेस ऑफ पर्सन को देते हैं, स्पेसिफिक है। और जनरल ऑफर क्या होता है? पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट। स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, यस और नो। और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। फिर ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अभी पढ़े थे। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के, और इम्प्लाइड मतलब होता है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी, पैसेंजर बस वाला एग्जांपल था, हाँ या ना? फिर ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है? देखो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्या है? ऑफर कैपेबल होता है एक्सेप्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाने का, एग्रीमेंट बन जाने का। यस, आप एग्रीमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े? एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर स्वीकार होते ही वो एग्रीमेंट हो जाता है ना, हाँ या ना? लेकिन इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? वो एक स्टेप होता है कि आप ऑफर दीजिए, यानी ऑफर कैपेबल होता है एक्सेप्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनने का। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होते ही आप ऑफर के लिए एक स्टेप ले रहे हैं। जैसे हम पेपर में ऐड दिए कि मेरा फ्लैट खाली है, कोई खरीदना चाहता है, आप उसको देख के आ गए, यानी आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, आप देख के आके ऑफर आप देंगे कि हमको ये घर चाहिए। समझ में आ रहा है क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस है, समझ गए? नॉन कंप्लायंस टर्म, आप ऐसा कोई टर्म नहीं रख सकते जिसका नहीं पूर्ण होने पे आप क्या मानेंगे कि वो एक्सेप्ट है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिए थे शादी वाला, कि हम किसी को ऑफर दे रहे हैं और 7 दिन का समय दिए कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं किए तो, अगर रिप्लाई नहीं किए तो हाँ मानेंगे। नॉन कंप्लायंस होने पे हम हाँ मानेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? लैप्स हो जाएगा चलेगा, हाँ नहीं बोल सकते, नॉन कंप्लायंस टर्म नहीं होगा। ठीक है ना? अब रिवोक करने का, ऑफर कैसे रिवोक हो सकता है? रिवोक मतलब कैंसिल। आप रद्द करना चाहते हैं ऑफर, तो कैसे रद्द कर सकते हैं? बाय नोटिस। आप नोटिस देके ऑफर को रद्द कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन बिफोर भाई एक्सेप्ट हो गया है तो क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, हाँ या ना? अब आप रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको रद्द करना भी है तो आप रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है? बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय बीतने पे अपने आप ऑफर लैप्स हो जाएगा। आपको इस समय के लिए किसी को ऑफर दिए 10 साल 20 साल, सॉरी 10 साल 20 साल बोल रहे, मान लो किसी को ऑफर दिया और 7 दिन का समय है, तो 7 दिन अगर बीत जाएगा तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। कोई कंडीशन बोला हुआ है, वो कंडीशन पूर्ण करने पे ऑफ, जैसे मान ले आप बोले हैं किसी को कि आपको ये टोकन मनी देना होगा अगर ये ऑफर स्वीकार है, तो आप वो कंडीशन पूरा नहीं दिए तो लैप्स हो जाएगा कि नहीं? ठीक है? फिर अगर कोई मर जा रहा है, इंसिनिटी ऑफ प्रपोजर जो ऑफर दिया है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट होने के बाद हो रहा है, तब वो वैलिड है। ठीक है? पहले होगा तो आप उसको मतलब रिवोक कर सकते हैं। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना? जो नया अब उसके ऊपर है कि जैसे मान ले हम इसको बोले कि 5 लाख में मेरा फ्लैट खरीदेगा, ये बोला 4 लाख में दीजिएगा, तो एक काउंटर ऑफर होते ही क्या हो गया? मेरा ऑफर रद्द, इसका अब ऑफर है 4 लाख में फ्लैट दीजिएगा, तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगर प्रिस्क्राइब मोड बोला हुआ है उस मोड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर।
कब मानेंगे कि ऑफर आप कम्युनिकेट कर लिए? अच्छा, कम्युनिकेट करना किससे है? ऑफरी से, जिसको आप ऑफर दे रहे। तो कब मानेंगे कम्युनिकेट हो गया? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड, अर्थात ऑफरी जब उसके नॉलेज में आ जाएगा तब मानेंगे कम्युनिकेट हो गया है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑफर क्या था? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट। स्पेसिफिक ऑफर मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन ही सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर दोनों एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्रॉस ऑफर में क्या था बच्चों? कि इसमें व्हेन बोथ पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन द इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर एट सेम टाइम। देखो, एक दूसरे को एक ही ऑफर दोनों एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे के एक्सचेंज में। तो ओरिजिनल क्या होता है? दोनों का ही रद्द हो जाएगा, अब नया कुछ बनेगा, एक दूसरे पे कोई बाइंडिंग नहीं आएगा। काउंटर ऑफर क्या होता है? मॉडिफिकेशन और कुछ चेंज करके आप प्रस्ताव रखे। देखो, क्रॉस और काउंटर में डिफरेंस क्या है? काउंटर में आप सामने रख दिए, कोई बोला 5 लाख में फ्लैट लेगा, आप बोले 4 लाख में देगा, ये हुआ काउंटर ऑफर। और क्रॉस ऑफर में क्या होता है? सेम ही ऑफर एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाता है इन द इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। तो जब भी ये सेम आइडेंटिकल ऑफर आप एक्सचेंज कर रहे हैं इन द इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस में टिक मार देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर और कंटिन्यू या ओपन ऑफर, ये जनरल ऑफर का ही पार्ट है जो एक निश्चित समय तक ओपन रहेगा। ठीक है, जैसे स्टॉक अवेलेबल है तब तक, ऐसा कुछ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है? द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। जिसके लिए कब मानेंगे स्वीकार है? जिसके लिए ऑफर बना है वो अपना सहमति दे दे तो हम लोग मानते हैं एक्सेप्टेड है। यस और नो आया ना? समझ गए क्या? अब देखो, व्हेन ये एग्जाम में आएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, ठीक है, याद रहेगा। हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर? कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसके लिए बना है। ओनली बाय द पर्सन फॉर हुम द ऑफर इज इंटेंडेड या टू हुम इट इज एड्रेस्ड। जिसके लिए बना है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अर्थात ऑफरी। हाँ या ना? अब रूल्स रिगार्डिंग ऑफर क्या है? एक्सेप्टेंस, सॉरी, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मतलब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मींस विदाउट एनी वेरिएशन और मॉडिफिकेशन, बिना कोई चेंज किए आप स्वीकार। तो ऑफर मस्ट भी क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। मतलब अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, क्वालिफाइड जो होता है जो मतलब चेंज करना, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया। यस और नो? समझ रहे हैं? तो वो स्वीकारण थोड़ी हो, तो ऑफर देना हुआ। तो स्वीकारण क्या होगा? एब्सोल्यूट और इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम यूजुअल मैनर। अगर कोई यूजुअल मैनर बताया हुआ है, एक्सेप्टेंस का कोई तरीका बताया, तो उसी में होना चाहिए। मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप बोलेंगे भाई कि हमको स्वीकार है, कम्युनिकेट करेंगे ना, विथ हुम? ऑफरर। समझ गए? विदिन रीजनेबल टाइम। अगर कोई टाइम नहीं बोला है तो विदिन रीजनेबल टाइम। अगर टाइम बोला है तो टाइम के अंदर होगा, नहीं तो फिर वो रिवोक हो जाएगा। अगर टाइम नहीं बोला है तो विदिन रीजनेबल टाइम। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मियर साइलेंस इज चुप रहना, हाँ नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि दास बाबू कैटरीना को बहुत पसंद करते थे और ये शादी का प्रपोजल रखे हैं, ठीक है, और मेरे पास कार्ड लाए, हम भी कैटरीना को पसंद करते हैं, और कार्ड लाए, पूरे दोस्त यार में दिखा रहे, देख हाँ बोल दी शादी के लिए। बोले बारात जाने वाला है, कब? शिवरात्रि के दिन, भस्म उड़ाते हुए। पूरा रास्ता हम यही सोच रहे हैं कि हम तो दास से बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मैं थोड़ा बोड़ा पैसे भी है, दास को कैसे पसंद कर ली? यस और नो? कहानी में ट्विस्ट है। दास से हम पूछे भाई ऐसा क्या किया तू? सर आप जैसा हम बोका नहीं है, हम पूरा प्लानिंग किए, चिट्ठी लिखे और लिखे हैं कि अगर तुम हाँ नहीं बोली तो हम नहीं, अगर रिप्लाई नहीं की तो हम हाँ मानेंगे। तो मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आप ये चीज नहीं रख सकते, ये लिखा है, ठीक है, कि चुप रहना। देख रहे हैं कुछ नहीं बोली, हम तो लिखे थे ना कि अगर तुम रिप्लाई नहीं करी तो हम हाँ मानेंगे। उसके भी मन में लड्डू फूट रहा है मेरा प्यार का, जूता तो इसको पड़ेगा, हमको भी पड़वाता। समझ गए? मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता। चुप रहना हाँ नहीं है, ना है हाँ नहीं है। समझ गए बाबू? मत करना, इस सब बहुत मार खाओगे।
बाराती भी कुटाएगा अलग से, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर और अगेंस्ट द एक्सेप्टर। देखो कम्युनिकेशन और ऑफर का क्या पढ़े हैं, ऑफर कब मानेंगे कम्युनिकेट हो गया, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन फॉर हुम इट इज, जिसके लिए बना है। और एक्सेप्टेंस में क्या है, दो पॉइंट है, एक बार तो हम लोग ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और एक बार एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। यस और नो बच्चों, देख ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो ऑफर दिया है, समझ लीजिए हम दास को ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑफर देने वाले हुए, हम ऑफरर हुए और ये कौन हुआ, ऑफर ही हुआ। तो अब इसको एक्सेप्टेंस देना है, ठीक है ना। तो कब मानेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, कब माना जाएगा कम्युनिकेशन हो गया, व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो आउट ऑफ पावर टू हुम इट इज मेड, ठीक है ना। और एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, मतलब अगर हम दास को बोले कि सुनना दास, हम तेरे को ये ऑफर कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब दास को कोई ऑफर दिए, ठीक है, और दास को फोन किए कि भाई साहब हम ये ऑफर आपको कैंसिल कर रहे हैं, नहीं देना चाहते। सर हम तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, मतलब अगर ये चिट्ठी पोस्ट कर दिया, अब मतलब ये कम्युनिकेट कर चुका है, पावर से इसके हाथ से निकल गया, ठीक है ना, दूसरा बंदा का बात हो रहा है, उसके हाथ से निकल गया कि अब वो रोक नहीं सकता, तो वो कम्युनिकेट कर लिया। वही मान ले दास हमको मना कर रहा होता है, सर हमको एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, मतलब हम पहले तो हाँ बोल दिया फिर ना भी बोल दिया है, तो कब मानेगा कम्युनिकेट हो गया, जब तक मेरे नॉलेज में नहीं आ गया ये कैंसिल कर सकता है, समझ गए। मतलब मान लो मेरे हाँ से पहले हम ना भेज दिए, तो फिर क्या मानेगा, कम्युनिकेट क्या हुआ, ना हुआ ना, वही बात है। इसी को हम इस चार्ट में समझाए थे कि ऑफरर के लिए मान ले मिस्टर एक्स वाई को ऑफर दे रहा है, तो अगर हम कब मानेंगे कि हम कम्युनिकेट कर लिए, एक्स कब मानेगा, जब व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ वाई। अब आते एक्सेप्टेंस का बात करते हैं, तो एक्सेप्टेंस दो पहलुओं में सीखा जाता है, ठीक है ना, एक तो एक्स के पक्ष से सीखेंगे और एक वाई के। एक्स से पक्ष से क्या सुनना है, अगर वो वाई उसको भेज दिया है, उसके पावर से निकल गया है, हाथ से निकल गया है, तब फिर वो कम्युनिकेट कर लिया है। और वाई के लिए जब तक उसके नॉलेज में नहीं आ जाता तब तक वो, ठीक है, नहीं मानेगा कि कम्युनिकेट हुआ है। इससे रिलेटेड पूरा एग्जाम्पल हम लोग कवर किए थे राजा और रानी के, ठीक है, एक बार वो देख लीजिएगा अपने चार्ट पे। अब हम लोग नया टॉपिक में मूव कर गए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, लॉ में इसको क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। ये एमसीक्यू में होगा तो आप आंख मूंद के टिक मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। देखो कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है 2D में, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कंसिडरेशन किसके, हम सारा एमसीक्यू यहां तोड़ के लिखे हुए हैं कि कंसिडरेशन किसके डिजायर से मूव करता है, प्रोमिसर के। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी स्ट्रेंजर कंसिडरेशन में हो सकता है। बोला कंसिडरेशन मतलब होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के इच्छा पे, प्रोमिसी या कोई भी, ठीक है ना, स्ट्रेंजर हैज डन, किया है यानी पास्ट, डज यानी प्रेजेंट, और प्रॉमिस टू डू यानी फ्यूचर, यानी कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्ट या एब्सटेंसेस शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। समझ गए क्या। तो आप पूरा इस डेफिनेशन से जो एमसीक्यू निकल रहा है वो क्या होगा कि एग्जाम पे पूछेगा कंसिडरेशन किसके डिजायर से मूव होगा, क्या स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन, यस। क्या कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या होगा, यस, तीनों हो सकता है, तीनों में कुछ भी हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, वो कंसिडरेशन जो बिफोर, इवन बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है तभी वो है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट बनते समय अगर कोई कंसिडरेशन है तो वो प्रेजेंट है, जैसे मान ले बहन जी मेरे लिए पहले ही कुछ कर चुकी है, ठीक है ना, अब उसके लिए मुआवजा तय देने जा रहे हैं, तो वो जो कंसिडरेशन होगा क्या ट्रीट किया जाएगा, पास्ट कंसिडरेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो उसके पहले भी है, ठीक है। प्रेजेंट समझ गया, फ्यूचर समझ गया, जो भविष्य में होगा। या सन नो बच्चों, पूरा रिकैप हो गया। रूल्स रिगार्डिंग
कंसिडरेशन देखिए क्या है, पहला इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, हाँ या ना। इट मे बी मूव फ्रॉम एनी पर्सन, मे बी मूव फ्रॉम एनी पर्सन, यानी स्ट्रेंजर हो सकता है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो इवन कॉन्ट्रैक्ट के पहले हो, ठीक है ना। फिर इट मस्ट बी सम वैल्यू इन द आई ऑफ कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ वैल्यू लाए। उचित हो जरूरी नहीं है। अगर कंसेंट फ्री है तो उचित अनुचित देखने का दरकार नहीं है, ठीक है। इट मस्ट बी रियल, यस। समथिंग अदर देन द प्रॉमिस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, और लॉफुल होना चाहिए। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है उसके अलावा होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको क्या एग्जांपल दिए थे, जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और तुमसे काम करने के लिए क्या मांग रहे हैं, उस काम के लिए रिश्वत मांग रहे हैं, ठीक है ना। ये काम करा देंगे हम, मान लो हम कोई अधिकारी है और उस कोई काम करने के लिए तुमसे पैसा मांग रहे हैं, तो ये जो कंसिडरेशन मांग रहे हैं उसके लिए हम लीगली बाध्य है, ये मेरा लीगली ऑब्लिगेशन है, एक एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, हाँ या ना। उसके लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्या इतना पढ़ लिए? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, याद रहेगा बच्चों, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हाँ या ना। सभी को ये बात पता है। अब देखो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 25 में बताया हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जब कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो, क्लोज रिलेशनशिप है दोनों पार्टी के बीच में, जैसे हस्बैंड अपने वाइफ के लिए लेता है कोई सम्मान उमान, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हो रहा है, बाप बेटा, जो भी ये सब रिलेशनशिप है जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, उसमें किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का दरकार नहीं है। फिर प्रॉमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विस, आप कोई पास्ट वॉलंटरी मतलब स्वयं की इच्छा से कोई सर्विस की है, हम उसको प्रॉमिस कर लिए पे करने के लिए, तो क्या माना जाएगा, ठीक है, मान लिया जाएगा कि ठीक है कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि आप वो वॉलंटरी डन किए थे। इसका कुछ रूल था जो कि हम लोग देखे थे एमसीक्यू के लिए, नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर भी एक बार देख लीजिए। सर्विस मस्ट बी डन वॉलंटरली, और सर्विस हैज बीन डन फॉर द प्रोमिसर, और उस समय प्रोमिसर था भी, और प्रोमिसर का इंटेंशन है आपको देने का, ठीक है। ये चीजें पाई जाएंगी तो फिर वो है वैलिड है। प्रॉमिस टू पे टाइम बेरेड डेप्थ, टाइम बेरेड डेप्थ मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखो अगर कोई पैसा आप किसी से पाते हैं और उसको आप कुछ समय हो गया आप केस नहीं किए, तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है उससे, वो लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलता है, याद है क्या। लेकिन बाद में आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे दास बाबू मेरा फीस मार के भाग गए, फीस दे ही नहीं रहे, ठीक है, तो हम लीगल एक्शन ले सकते थे इनके अगेंस्ट में, नहीं ले सकते ना। अब कुछ साल हो गया तो लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, इसको मुक्त कर देता है, ठीक है। अब ये केस मतलब ये ऑटोमेटिक हम जाएंगे जज के पास कि देखिए ना इतना दिन सो रहे थे, वैसे ही मुक्त हो चुका है। अब इसका समय खराब चल रहा है, पंडित को दिखाया, ओ तुम्हारे में तो गुरु दोष है, गुरु दोष, तो ये याद किया गुरु दोष क्या, अरे सर का पैसा मारे थे, अब आया है देने, तो जो ये पैसा दे रहा है ना प्रॉमिस टू पे, पहले के डेप्थ को जिसके लिए वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो माना जाता है बिना कंसिडरेशन के। एजेंसी बिजनेस में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी। गिफ्ट, चैरिटी और रिमिशन मींस लेसर परफॉर्मेंस, इन सब में कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यस और नो बच्चों, इतना कर लिए क्या। अब एक बार देखे क्या इतना से हम लोगों को कितना एमसीक्यू हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। हम लोग सीए का एमसीक्यू भी देख लिए और हमें सारा एमसीक्यू आ रहा है ना। प्रिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जल्दी जल्दी रिकैप कर रहे हैं। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा तेज और हो जाएंगे। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, लेकिन स्ट्रेंजर हो सकता है, कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, लेकिन कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, जहां पर स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो केस कर सकता है कैन सू। मतलब अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपको एक्सेप्शन पूछेगा तो कुछ विशेष परिस्थिति था, केस स्टडी भी हम लोग देखे थे। इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट फॉर्म होता है कोई बेनिफिट देने के लिए, जो ट्रस्टी उसको देख रेख करता है
किसी को बेनिफिशियरी होता है, तो बेनिफिशियरी क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ऑल्दो वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट हम लोग समझे थे कि इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंजर होते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको सू कर सकते। एक्नॉलेजमेंट आप खुद ही स्वीकार लिए असाइनमेंट और एजेंसी बिजनेस में, ठीक है क्या। ये नाम आप जब भी सुनेंगे तो एमसीक्यू में टिक मार दीजिएगा, स्ट्रेंजर केस कर सकता है, हाँ या ना, सू कर सकता है। अब हम लोग टॉपिक में मूव कर रहे हैं, कंसिडरेशन हो गया कैपेसिटी में, कौन कैपेबल होता है, एवरी पर्सन एक्सेप्ट मेजर, सॉरी मेजर तो हो ही सकता है, मतलब कौन कौन कैपेबल है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो इन अदर वर्ड एवरी पर्सन इज कैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड। माइनर कौन है, 18 साल, इसका एज नहीं हुआ। एग्जाम में पूछता है माइनर का पोजीशन, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, वर्ड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, वर्ड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड एब इनिशियो। यस और नो बच्चों, लॉ ऑफ एस्टॉपेल भी अप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या समझे थे, याद है क्या, कि जैसे मान ले कोई बंदा अपने आप को झूठ बोल के रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, कि वो मेजर है, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि मेजर मान के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ स्टॉपेल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ स्टॉपेल में स्टॉपेल पार्टनर्स हम लोग पढ़े थे, तो कोई बंदा पार्टनर नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है पार्टनर है, तो लॉ उसको पार्टनर जैसा ट्रीट करके उसके ऊपर चार्जेस लगेगा, लायबिलिटी लगेगा, लेकिन माइनर के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर नो रेटिफिकेशन ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, एन एग्रीमेंट विद माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन आफ्टर ही अटेंड द मेजोरिटी। एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको टिक मार देना है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, एज को गलत फ्रॉड से वो दिखा के रखा हुआ है, नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कुछ भी नेसेसरी सप्लाई किए हैं माइनर को, तो माइनर उसके लिए लाइबल नहीं है, उसका प्रॉपर्टी उसके लिए लाइबल है, ठीक है क्या। तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर बेनिफिट के लिए है तो वो इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है ना। माइनर कैन बी अ प्रोमिसी, प्रोमिजर नहीं हो सकता वो, प्रोमिजर कौन होता है, पैसा देने वाला, तो प्रोमिसी हो सकता है, ठीक है। माइनर कैन बी एजेंट बट नॉट प्रिंसिपल। देखो एजेंट और प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई एजेंट बनता है, तो एजेंट कोई भी कार्य करेगा उसके लिए बाध्य कौन होता है, प्रिंसिपल। तो माइनर एजेंट बन सकता है क्योंकि बाध्य कौन होने वाला है, प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकता वो, समझ गया क्या। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। ये सब आएगा तो आप कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड बंदा किसको बोलते हैं, पगला को बोलते हैं। देखिए किसको बोलते हैं, अ पर्सन इज सेड टू बी, बंदर को नहीं बोलते, नालायक बंदर को बोलते। अ पर्सन सेड टू बी अनसाउंड, सॉरी साउंड माइंड, एक पर्सन को साउंड माइंड कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते समय व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल। मतलब ना एक बंदा को आप कैपेबल मानेंगे, साउंड माइंड मानेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय दो बातें सोच सकता है, क्या क्या, टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टू फॉर्म और रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट हिज इंटरेस्ट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपरिचित मूवी देखा है तुम लोग, अपरिचित में वो रामो 3 कैरेक्टर रहता है उसको, ठीक है ना, अम्बी, रामो और एक और रहता है अपरिचित जो सजा देता है, याद है क्या, ऐसा ही कुछ घुंघरेला बाल रहता है सामने के। मान लो कि वो नॉर्मल अम्बी जो था वो नॉर्मल कैरेक्टर था, उसमें आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किए। अब आमतौर पे वो पागल जैसा 3 कैरेक्टर रहता है उसके अंदर, तो बाद में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो सकता है कि वो अनसाउंड माइंड था। देखो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय अगर वो कैपेबल है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाने में, अपना हित को समझ पाने में, तो वैलिड है, ठीक है। जैसे एक बंदा है, किसके ऊपर एग्जाम्पल था, झांझी। झांझी हमारे दिन रात पिए रहते लेकिन सुबह जो है दत्वन करते समय होश में रहते हैं, उसी के बाद कुल्ला उल्ला करके ये चाहिए, इनको दवाई चाहिए। उस समय अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ठीक है, वैलिड है। यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ये साउंड माइंड था, वैलिड है। यूजुअली अनसाउंड माइंड है
लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग, सॉरी, यूजुअली अनसाउंड माइंड है, साउंड माइंड है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो परिस्थिति, दिन भर अनसाउंड माइंड रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय साउंड माइंड था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दिन भर साउंड माइंड रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो अनसाउंड माइंड था, तो नहीं है, ठीक है ना। तो यही चीज है, कौन कौन पर्सन अनसाउंड माइंड होता है ये देख लीजिए, ये बंदर को मत देखिएगा, ठीक है। आगे, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही लिखा हुआ है, कैन और कैन नॉट, वही दो बात बोले। अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड, यूजुअली अनसाउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज, ये एमसीक्यू में आएगा तो आपको ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट में कैन और कैन नॉट, याद रहेगा क्या। देखो, अ पर्सन हु इज यूजुअली साउंड माइंड, आमतौर पे साउंड माइंड रहता है लेकिन ऑकेशनली अनसाउंड माइंड रहता है, ठीक है। तो नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज, याद रहेगा बच्चों। हाँ सर, अब क्या होता है इफेक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होता है, सेम जैसे माइनर के साथ था, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है ना बच्चों। ही मे इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है। हिज प्रॉपर्टी शैल बी अटैचेबल फॉर द रीजनेबल ड्यू अगेंस्ट द नेसेसरीज सप्लाई टू हिम और टू हिज डिपेंडेंट, तो नेसेसरीज के लिए लाइबल हो सकता है, सेम एज माइनर जैसा। फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन होता है बच्चों, एलियन एनिमी, मतलब वो देश जिसके साथ आपका वॉर चल रहा हो, ठीक है। फिर फॉरेन एम्बेसडर या सोवेरियन, दे एंजॉय अ सर्टेन प्रिविलेज और इम्यूनिटी इन दी एवरी कंट्री, दे कैन नॉट, दे कैन सू इंडियन सिटीजन बट इंडियन सिटीजन कैन नॉट सू देम, ठीक है। कन्विक्ट, अ पर्सन हु कन्विक्टेड ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, कन्विक्ट है, जेल हुआ है उसको। फिर कंपनी, कंपनी उतना ही हो सकता है जितना उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल में हो, जितना बातें, ठीक है ना, उसके अलावा वो नहीं हो। और एक इंस्टॉलमेंट भी डिस्क्वालिफाइड होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सब जो बातें हैं याद रहेगा बच्चों। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मींस, फ्री मींस नॉट कॉज्ड बाय कर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है ना। तो देखो, अगर कंसेंट ही नहीं है तब तो फिर वो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो क्या है, वॉइडेबल। आप किसी का कंसेंट ही नहीं लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग है, लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब इन सब कारणों से है, इन सब कारणों से है, ठीक है ना। दो पार्ट में कंसेंट मिसिंग है तब, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आप कुछ बोले वो कुछ और समझ, मतलब अग्री सेम थिंग सेम सेंस में है ही नहीं, लेकिन आप कर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों से किए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। दुखित पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एट दी ऑप्शंस ऑफ, देख लिए क्या, एग्जाम में रहेगा तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, वॉइडेबल, याद रहेगा। अब आते हैं कर्सन का मतलब क्या, मींस कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर ए प्रेशर और थ्रेट, धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कर्सन व्हेन इट इज ऑब्टेन बाय कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट, कोई भी ऐसा कमिट करना मतलब कर रहे या फिर डरा रहे कि कर देंगे, धमका रहे, ऐसा कोई भी एक्ट जो आईपीसी में मना है, इंडियन पेनल कोड में, या फिर अनलॉफुली डिटेनिंग या फिर थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, उसका अनलॉफुली प्रॉपर्टी रख लिए या डरा रहा है कि रख लेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, कर्सन होता है, याद रहेगा बच्चों। अब देखो इसमें इफेक्ट पूछता है, इफेक्ट ऑफ कर्सन क्या है, तो आपको बताना क्या है, वॉइडेबल होगा किसके ऑप्शन से, एग्रीव्ड पार्टी, दुखित पार्टी के ऑप्शन से, यस और नो। फिर क्या है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, देखने लायक नहीं है, तो अभी भी हम रिकैप में भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कोई बेनिफिट आप लेके रखे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रद्द करवा रहे तो फिर रिपे करना होगा, रिटर्न करना होगा। बर्डन किसके ऊपर होता है प्रूव करने का, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाह रहा है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, वो भी कर्सन है, ठीक है ना, क्योंकि वो आईपीसी में मना है, कमिट सुसाइड करना क्राइम होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, यहां पर एक बंदा दूसरे बंदा का जो रिलेशनशिप है, अपना पोजीशन है डोमिनेटिंग, वो यूज करके उसको क्या करता है, प्रभावित करता है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है। मींस डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज ओवर दी अदर। उसमें क्या था कि वहां पे एक रिलेशनशिप होना चाहिए और उस रिलेशनशिप से आप डोमिनेट किए हैं विल,
समझ गए? इसका कुछ एग्जाम्पल था, जैसे कि मास्टर सर्वेंट का, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु का भी आ गया, पेरेंट चिल्ड्रन, समझ गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसएससी। ये आपको एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आया तो आपको ये देखना है ये क्या रहता है, अंडर इन्फ्लुएंस रहता है। मेडिकल अटेंडेंस पेरेंट्स का, ठीक है। देयर इज नो प्रिजम्पशंस ऑफ डोमिनेटिंग ऑफ विल, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं देखेंगे, लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में नहीं होता, डेटर और क्रेडिटर के बीच में नहीं होता। इफेक्ट क्या होगा, अवॉइडेबल हो जाएगा। फ्रॉड, फ्रॉड में तमाम बोला हुआ है, देखो कि आप कोई चीज को, किसी को वो चीज बोल रहे जो आपको लगता है ट्रू नहीं है तो फ्रॉड है, आप झूठ बोल रहे, या ऐसा कोई चीज छुपा रहे हैं वो जो रीजनेबल एग्जामिन में ढूंढ ही नहीं सकते, वो भी फ्रॉड है। तो ये सब तमाम बात था, ये सब हम लोग रीड किए थे, आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू जस्ट अभी करेंगे, होने लगेगा आपसे। डस साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, देखो सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहां चुप रहना बोलने के सम्मान्यता वहां पे है। व्हेन इट इज ड्यूटी टू स्पीक तब है, जहां पे चुप रहना बोलने के समान है तब है, और जहां आधा सच बोले आधा छुपा लिए तब है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, आप क्या कर सकते, इतना सारा अधिकार है, 3 अधिकार है, आप रद्द कर सकते हैं रिसेंट, फिर परफॉर्मेंस मैंने परफॉर्म कराने पे भी उतर सकते हैं और डैमेज भी मांग सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप फॉल्स है लेकिन आप विदाउट इंटेंशन है, और ऊपर क्या था, इंटेंशन था। ये तमाम बात आप एक बार रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 इफेक्ट है, देख लीजिएगा। मिस्टेक क्या होता है, हम लोग मैथ से देखे थे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ था। मिस्टेक ऑफ लॉ अगर इंडियन लॉ है तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता, वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन फॉरेन लॉ है तो वो एक्सक्यूजेबल है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलैटरल, बायलैटरल, ये सब चीजें था। एक बार मैथ में आइए, वहीं देख लिया जाए, निकालिए, इससे क्वेश्चन आएगा मिस्टेक से। जल्दी निकालो, बोलो बायलैटरल में क्या था, पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। कोचिंग में है, बहुत मजाक, बहुत तेज हो रहे हो, आइए। और देखो मिस्टेक टॉपिक हम लोग मैथ से कर लिए और जंप भी कर गए, क्योंकि हम लोग कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। क्वासी, ठीक है, देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, क्वासी वासी जो बोलना है बोल लो। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस the law create and enforce legal right and obligation although the party never enter into a contract, मतलब neither intention to create legal relationship nor any consideration। एग्जाम में यही लाइन पूछेगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें नाइदर इंटेंशन है नॉर एनी कंसिडरेशन, स्टिल वो वैलिड है, तो वो कौन सा होगा, प्यासी आत्मा कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगा। देखो इसमें क्या होता है, ये किस पे बेस है, ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इक्वलिटी एंड जस्टिस। जैसे एक पार्टी के मिस्टेक से दूसरे पार्टी को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एंटर में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। जैसे बैंक में पैसा लेने का ज्यादा दे दिया तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया कि आपको लौटाना होगा, ठीक है ना। ये किस पे बेस है, इक्वलिटी और जस्टिस के बेस। द रेमेडी इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन इज ओनली कंपनसेशन एंड नॉट डैमेजिंग, ठीक है ना। तो देखिए इट इज इम्पोज बाय लॉ नॉट बाय एग्रीमेंट, ये लॉ द्वारा इम्पोजेज है, एग्रीमेंट द्वारा नहीं, हाँ या ना। फिर इट इज ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी। ये ड्यूटी बनता है ना कि ये प्रॉमिस है, अरे आपको अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, ये तो कर्तव्य बनता है वो लौटा दे कि ये प्रॉमिस है, समझ गए। द राइट अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड नॉट ऑलवेज टू लिक्विडेट सम ऑफ मनी, मतलब इसमें ऑलवेज कंपनसेशन, डैमेज नहीं मिलेगा ओनली, ठीक है। फिर द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन नॉट होल्डेबल, ठीक है, सिर्फ उसी निश्चित आदमी के अगेंस्ट में आपको रहेगा, पढ़े हुए हैं। सूट फॉर ब्रीच में बी फाइल इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो लौटा नहीं रहा है तो सेम आप उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकते हैं जैसे कि करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी देखिए, फिर हम लोग मूव करेंगे एमसीक्यू में। देखिए बोल दिए हैं आपको, जल्दी देखो
क्या क्या हो सकता है? नहीं है क्या तुम लोग के मैट में? देखो देखो। पढ़ लिए? पूछे? 2 मिनट और दिए, जल्दी देखो। आओ बच्चों, इसके बाद हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पूरा देखेंगे। अभी हम लोग क्वासी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए। अब आते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ठीक है, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट भारत में क्या है? वर्ड है। लेकिन कॉन्टिजेंट, ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट क्या है? एनफोर्समेंट का ये 6 पॉइंट दिया हुआ था और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए थे। ये 6 पॉइंट देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, एक नजर देख लीजिए आप, पहले का कराया हुआ है आप लोगों को, बस देख लीजिए और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू में मूव कर जाएंगे। जल्दी देखिए। परफॉर्मेंस में क्या था? परफॉर्मेंस मतलब आप क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर दिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म व्हेन बोथ पार्टी आइदर परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म। इसी को बोलते हैं हम लोग टेंडर या अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना, मतलब या तो आप परफॉर्म कर चुके हैं या ऑफर टू परफॉर्म हो चुका है, तो आप तो डिस्चार्ज हो जाएंगे ना। अगर आप ऑफर कर दिया अगला, जैसे ये बैच चल रहा है, तुम लोग पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बैच चल रहा है, आप नहीं पढ़ाने आ रहे, हम तो ऑफर तो दे चुके पढ़ाने का, तो हम तो मुफ्त है, मैंने मुक्त है, डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो चुके हैं। कैसे होता है? तो परफॉर्म करके हो सकते हैं, और भी बहुत सारा था। अगर इफेक्ट ऑफ टेंडर यानी अटेम्प्ट क्या होगा? प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। यस और नो बच्चों? अगर हम अटेम्प्ट कर चुके हैं तो हम नॉन परफॉर्मेंस के लिए लाइबल नहीं होंगे। प्रोमिसर डज नॉट लूज हिज राइट अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट। हम अपना कोई भी अधिकार लूज नहीं करते। ठीक है ना। फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली और मैंने पूरा होली when a party to a contract refuse to perform or disable himself for performing the promise, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पुट टू एंड अनलेस, मतलब put an end to contract unless he has signified by word or conduct his, मतलब अपना वो बात जो है चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है ना। मतलब भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? अगर आप मान, ये उसमें पढ़े थे ब्रीच में, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है और एक होता है एक्चुअल, तो आप पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? डेट आने से पहले आप ब्रिज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं ना। ये टॉपिक है ना, चलिए उसमें मूव करते हैं, वहां सुन लेंगे हम लोग। अब सीधा उसी में मूव करते हैं।